नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत आने वाली जितनी भी यूरोपीय कंपनी थे उसका पार्ट 2। इससे पहले हम जो कंपनियां थी उनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। उससे बचे हुए जो क्वेश्चन है उन्हें इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार पिछली वीडियो देखो। एक एक क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक बताया गया है और एक क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट बनाए जा सकते हैं वो सब बनाए गए हैं। क्लियर है? अब शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस डी आउटमैन था। तो याद रखना, भारत आने वाला प्रथम डच यात्री कौन था? तो नाम याद रखना, कार्नेलिस डी आउटमैन पहला डच यात्री था। अब बात कर लेते हैं कि भारत डच कब आए थे। तो याद रखना, डच भारत 1602 में आते हैं। क्लियर है? और उसके बाद जो अपनी कोठी बनाते हैं मसूलीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात नीदरलैंड की स्थापना कब हुई थी? तो ये डच कंपनी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1602 में इसकी स्थापना की गई थी। अब बात कर लेते हैं 1605 में इनकी पहली कोठी स्थापित की गई थी। कोठी कहां पर थी? कोठी थी मसूली पट्टनम में। तो डचों की पहली कोठी कहां स्थित थी? मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम में ही पहली कोठी अंग्रेजों की भी यहीं स्थित थी। ठीक है, तो याद रखना, अंग्रेजों की और डचों की पहली कोठी कहां स्थित थी? मसूलीपट्टनम में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, डचों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था या अपनी पहली कोठी किस स्थान पर स्थापित की थी? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, मसूलीपट्टनम। और कब स्थापित की थी? 1605 में स्थापित की थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करते हैं सूरत, तो सूरत में सबसे पहले कोठी कौन बनाते हैं? तो सूरत में सबसे पहले कोठी बनाते हैं अंग्रेज। कब बनाते हैं? 1613 में। जबकि कोची में अपनी पहली फैक्ट्री कौन बनाते हैं? पुर्तगाली बनाते हैं। क्लियर है? कब बनाते हैं? 1503 में बनाते हैं। जबकि अंग्रेज और डच अपनी पहली कोठी कहां बनाते हैं? मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डचों ने अपनी पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में कब स्थापित किया था? अब इसके बारे में बात कर चुके हैं, कब स्थापित किया था? 1605 में स्थापित किया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों की भारत में उपनिवेशिक शक्ति को समाप्त कर दिया? किस युद्ध में डच अंग्रेजों से बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं और उसके बाद भारत को छोड़कर ये इंडोनेशिया चले जाते हैं? तो ये युद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, आप याद रखना, बेदरा का युद्ध है। अगर बात कर लेते हैं बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो याद रखना 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था और निर्णायक युद्ध था डचों के लिए। और डच इस युद्ध में पूरी तरह से पराजित हो जाते हैं, उसके बाद इंडोनेशिया चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बक्सर के युद्ध की, बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। और इस युद्ध के बाद ब्रिटिश जो कंपनी है वो व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक कंपनी बन जाती है। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में मुगलों की स्थापना हो जाती है, मुगल भारत में स्थापित हो जाते हैं, बाबर द्वारा कर दिए जाते हैं। उसके बाद बांडीवास का जो युद्ध है 1760 में लड़ा गया है। कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था और ये फ्रांसीसियों के दृष्टिकोण से निर्णायक युद्ध था। और बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांसीसी अंग्रेजों को कभी भी भारत में टक्कर नहीं दे पाए और फ्रांसीसी बांडीवास के युद्ध के बाद पांडिचेरी तक सिमट कर ही रह जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो पूंजी कंपनी भारत में सबसे पहले किसके द्वारा खोली गई थी? तो ये खोली गई थी डचों के द्वारा। डचों ने भारत में सबसे पहले
पूंजी कोठी स्थापित की थी। और डच भारत में जो व्यापार करते थे, तो याद रखना किस किस चीज का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र, उसके बाद नील का व्यापार करते थे, अफीम, अफीम के बाद जो व्यापार करते थे ये सोरा का व्यापार करते थे। क्लियर है? तो ये व्यापार करते थे। और इसके बाद नमक का व्यापार करते थे। तो जो डच थे भारत में, इन चीजों का व्यापार करते थे, सूती वस्त्र, नील, अफीम, सोरा और नमक। ये भारत के साथ मसालों का व्यापार नहीं करते थे। क्लियर है? इतनी चीजें याद रखना। और भारत में पहली पूंजी कंपनी किनके द्वारा लगाई गई थी? तो इसका आंसर भी है डचों द्वारा लगाई गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए कौन सा बंदरगाह प्रयोग में लाया गया या किसका प्रयोग किया गया डचों द्वारा? तो डचों ने जो भारत में बंदरगाह बनाए थे या जिस पर व्यापार करते थे, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम और पुलिकट, इन तीनों बंदरगाहों से डच व्यापार करते थे। तो ये याद रखना कि डच किन बंदरगाहों से व्यापार करते थे, तीनों का नाम याद रखना, मसूलीपट्टनम, नागापट्टनम और पुलिकट है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? डचों का जो कारखाना था बंगाल में वो किस स्थान पर था? तो उसका नाम याद रखना, किस स्थान पर था? चिनसूरा नामक स्थान पर था। क्लियर है? उसके बाद देते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो ब्रिटेन का शासक नहीं थी, शासिका थी, और नाम क्या है? एलिजाबेथ प्रथम। ब्रिटेन की प्रथम शासिका है और ये पूरे विश्व की प्रथम महिला शासिका भी है। क्लियर है? याद रखना। तो पहली शासिका पूरे विश्व की कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी, याद रखना। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिजाबेथ किस वंश की थी? तो नाम याद रखना, ये ट्यूडर वंश की थी। किस वंश की थी? ट्यूडर वंश की थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा जाए एलिजाबेथ किसके समकालीन है, तो ये भारतीय सम्राट अकबर के समकालीन थी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम अधिकार किसने दिया था या किसके द्वारा सर्वप्रथम अधिकार दिया गया था? तो याद रखना, ये जो अधिकार दिया गया था एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। और ये अधिकार कितने वर्षों के लिए था? तो याद रखना 15 वर्षों के लिए था। अगर पूछा जाए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे, तो 217 साझेदार थे। और इन 217 साझेदारों पर नियंत्रण रखने के लिए जो एक गवर्नर नियुक्त किया गया था उसका नाम है थॉमस स्मिथ। तो उस गवर्नर का नाम याद रखना, थॉमस स्मिथ वो गवर्नर था जो 217 साझेदारों पर नियंत्रण रखता था। और व्यापार के लिए कितने वर्षों के लिए आए थे? तो कहना 15 वर्षों के लिए। और जब बात करेंगे जेम्स प्रथम जब राजा बनेंगे 1603 में ये राजा बनते हैं, तो ये व्यापार को 15 वर्ष के स्थान पर स्थायी रूप प्रदान कर देते हैं। ठीक है? तो याद रखना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थायी रूप किसके द्वारा दिया गया है? तो जेम्स प्रथम द्वारा दिया गया है। जबकि 15 वर्ष का व्यापार किसके द्वारा दिया गया था? तो महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। एलिजाबेथ के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये अकबर के समकालीन महिला है। ठीक है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ ने अंग्रेजी कंपनी को भारत में कितने वर्षों के व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी या कितने वर्षों की अनुमति दी थी? तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, 15 वर्षों की अनुमति दी थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ब्रिटेन की जो महारानी है इनके बारे में बात कर चुके हैं, 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर बात करते हैं ये किस वंश की थी, तो इनका वंश जरूर याद रखना, ये ट्यूडर वंश की थी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला, महारानी के बाद आते हैं राजा।
जिनका नाम है जेम्स प्रथम, जो व्यापार को स्थायी रूप प्रदान कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जेम्स प्रथम ने सर्वप्रथम किस राजदूत को अकबर का फरमान लेकर भारत भेजा था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कंफ्यूजन रहता है, यहां से आप चीजें याद रखना। तो ब्रिटेन के जो राजा होते हैं जेम्स प्रथम, कैप्टन हॉकिंस को अकबर के लिए, किसके लिए? अकबर के लिए एक फरमान लेकर भेजते हैं। जब ये फरमान लेकर आते हैं तो उस समय अकबर की तो मृत्यु हो जाती है। तो कैप्टन हॉकिंस किससे मुलाकात करते हैं? तो अकबर के पुत्र जहांगीर से मुलाकात करते हैं। तो आपको जो याद रखना है कि जेम्स प्रथम ने जो अपना दूत बनाकर भेजा था, किसके दरबार में भेजा था? तो अकबर, लेकिन अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो कैप्टन हॉकिंस किससे मिलता है? तो याद रखना जहांगीर से मुलाकात करता है। क्लियर है? उसके बाद जो आपको याद रखना है कि कैप्टन हॉकिंस कब भारत आया था, तो इसे याद रखना 1608 में भारत आया था। अगर पूछा जाए कि कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से आया था भारत, तो भारत याद रखना ये हेक्टर जहाज से आया था। उसके बाद हॉकिंस और जहांगीर, इन दोनों की जो मुलाकात होती है किस स्थान पर होती है? स्थान का नाम याद रखना, ये आगरा में इनकी मुलाकात होती है। क्लियर है? आगरा में इनकी मुलाकात होती है और जहांगीर इससे बात करने के बाद प्रसन्न हो जाता है और जहांगीर कैप्टन हॉकिंस को कौन सी उपाधि देता है? तो याद रखना इंग्लिश खान की उपाधि देता है। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बनते हैं, आप याद रखना कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जहांगीर द्वारा। इन दोनों की मुलाकात कहाँ हुई थी? तो याद रखना आगरा में। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? तो 1608 में इस जहाज से आया था, हेक्टर जहाज से आया था। जबकि ये मिलने किससे आया था? तो मिलने आया था अकबर से, लेकिन अकबर की तो मृत्यु हो जाती है। तो ये मिलता किससे? जहांगीर से मिलता है। ठीक है? और ये जो कैप्टन हॉकिंस है किसके द्वारा भेजा गया है? तो ये याद रखना जेम्स प्रथम राजा थे उस समय, जिस समय ये भारत आता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? बात हम इसके बारे में कर चुके हैं। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिलता है और जहांगीर इसे इंग्लिश खान की उपाधि देता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो या टॉमस रो भारत किस वर्ष आया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चीजें क्लियर कर देता हूं, आप याद रखना। इसमें पूछा गया है टॉमस रो किस वर्ष भारत आया था। क्लियर है? या भारत किस वर्ष आया था? इसका जो आंसर है 1615 में टॉमस रो भारत आया था। अगर बात कर लेते हैं टॉमस रो जो मुलाकात करेगा, तो टॉमस रो किससे मिलता है? तो याद रखना ये जहांगीर से मिलता है। और ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके मिलने का जो समय आता है वो याद रखना 1616 है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया? अंग्रेजी राजदूत टॉमस रो भारत किस वर्ष आया? तो इसका आंसर तो होगा 1615। लेकिन अगर क्वेश्चन ये होता कि टॉमस रो जहांगीर से किस वर्ष मुलाकात करता है, तो इसका आंसर होता है 1616। अगर पूछा जाए ये मुलाकात कहां पर करता है, याद रखना ये अजमेर में मुलाकात करता है। तो जहांगीर और टॉमस रो की जो मुलाकात होती है अजमेर में होती है। उसके बाद जहांगीर और कैप्टन हॉकिंस की जो मुलाकात होती है वो आगरा में होती है। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आप याद रखना। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? अंग्रेजों का जो पहला कारखाना लगाया गया था उस समय मुगल शासक कौन था? तो अगर बात कर लेते हैं जिस समय कंपनी आई थी 1600, उस समय राजा थे अकबर। लेकिन बात करते हैं जब कोठी की अनुमति लेते हैं या कारखाना, उस समय राजा कौन था? जहांगीर। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं इनका कारखाने की जो अनुमति ली गई थी, अनुमति कहाँ के लिए ली गई थी? अनुमति सूरत के लिए ली गई थी। लेकिन अंग्रेजों का जो पहला कारखाना लगाया गया था कहाँ लगाया गया था? मसूली पटनम में स्थापित किया गया था। बात कर लेते हैं मसूलीपट्टनम में कब स्थापित किया गया था? 1611 में।
उसके बाद मसूलीपट्टनम के बाद फिर आते हैं ये अपना कारखाना सूरत में लगाते हैं 1613 में। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखना। अगर पूछा गया कारखाना किसके समय स्थापित किया गया था, तो जहांगीर। अगर बात करते ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उस समय राजा कौन था, तो अकबर था। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना 1608 में किस स्थान पर स्थापित किया था? सही क्वेश्चन है बिल्कुल। किस स्थान पर स्थापित किया था? यहाँ पर सूरत में ये इसकी नींव रख देते हैं, लेकिन बाद में आपसी मतभेद के कारण जहांगीर यहाँ पर रोक लगा देता है और अंग्रेजों से कहता है कि आप पश्चिमी तट पर अपना कारखाना ना लगाकर आप भारत के पूर्वी तट पर लगाओ। और उसके बाद अंग्रेज अपना पूर्वी तट पर पहला कारखाना लगाते हैं मसूलीपट्टनम। क्लियर है? इसके बारे में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगर पुर्तगालियों की बात करेंगे तो ये अपना पहला कारखाना कोच्चि में स्थापित करते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों की तैयार की गई पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी? वही बात कर रहे थे हम, जो 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी स्थापित की थी। कहां स्थापित की थी? क्या नाम? मसूलीपट्टनम। उसके बाद 1613 में कहां पर स्थापित करेंगे? सूरत में। सही है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना। जो कॉन्सेप्ट है, जो कंफ्यूजन है, वो मैंने क्लियर कर दी, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट। अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी कर दिया था? अर्थात जिस समय जहांगीर पहले तो कारखाना लगाने के लिए सूरत में मना कर देता है, लेकिन बाद में 1613 में फिर अनुमति दे देता है, तो जहांगीर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया जाता है, जिससे जहांगीर खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, अब आप सूरत भी अपना कारखाना स्थापित कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आंसर याद रखना है इसका कि किस कारण अनुमति देता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। निम्न ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? जितनी कंपनी थी कितने साझेदार थे? तो याद रखना 217 साझेदार में थे। इसमें से एक का नाम पूछा गया है। किस एक हिस्से को जो पहले व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, तो उसका नाम याद रखना। लिवेंट कंपनी थी जिसे पहला अधिकार प्राप्त किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस वर्ष गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोलकुंडा के राजा होते हैं, उन राजा का नाम याद रखना। राजा का नाम है अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये गोलकुंडा के शासक होते हैं अब्दुल्ला कुतुब शाह, जो अंग्रेजों से कहते हैं 1632 में कि आप हमारे यहाँ व्यापार कर सकते हो, सिर्फ आपको थोड़ा सा टैक्स देना है। तो ये आपको याद रखना। किस वर्ष गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया था? तो याद रखना 1632 में, एक चंद टैक्स के कारण। और उसके बाद अगर पूछा जाए जिस समय सुनहरा फरमान जारी किया गया था उस समय गोलकुंडा के शासक कौन थे? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह उस समय गोलकुंडा के शासक थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने कंपनी को एक शाही फरमान जारी कर दिया था? बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके द्वारा एक शाही फरमान जारी किया गया था? तो ये याद रखना, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर वो मुगल शासक था जो अंग्रेजों को शाही फरमान जारी करता है। इसे 1717 के फरमान के नाम से भी जाना जाता है। और फर्रुखशियर के बारे में जो आपको याद रखना है कि फर्रुखशियर को घृणित मुगल शासक भी कहा जाता है। ये घृणित भी था और ये कायर भी था। तो मुगल बादशाहों में किसे घृणित और कायर शासक बताया गया है? तो याद रखना, फर्रुखशियर को बताया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। फर्रुखशियर के 1717 ईस्वी के शाही फरमान की निम्न विशेषताएं क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण है। 1717 का फरमान जिसे मेघना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या अधिकार दिए गए थे। देखो इसमें क्या दिया गया, 3000 रुपए की वार्षिक कर अर्थात टैक्स के बदले में कंपनी को संपूर्ण बंगाल में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी गई। इसके द्वारा, फर्रुखशियर द्वारा। कितने रुपए के कारण? सिर्फ 3000 रुपए के कारण। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला,
1000 रुपए की वार्षिक कर के रूप में संपूर्ण सूरत में मुक्त व्यापार करने की आज्ञा दे दी, ये भी फर्रुखसियर द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, कंपनी द्वारा मुंबई में ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा दे दी गई। तो तीनों ऑप्शन अपने सही हैं। किसके द्वारा दी गई थी? तो याद रखना, उस समय मुगल शासक कौन था? फर्रुखसियर। इसे 1717 का फरमान कहते हैं। अगर ये पूछा जाए किस व्यक्ति ने 1717 के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा है, उस व्यक्ति का नाम याद रखना, ओरम ने 1717 के फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा था। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा है? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फर्रुखसियर के शाही फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा है। अगर पूछा जाए मेग्ना कार्टा किस व्यक्ति द्वारा कहा गया था, तो उसका नाम याद रखना, और उस व्यक्ति का नाम है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था, उसका नाम याद रखना, रेड ड्रैगन। अगर पूछा जाए हॉकिंस किस जहाज से आया था, तो जहाज का नाम याद रखना, हेक्टर जहाज। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन याद रखने। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन, जबकि जहांगीर किस जहाज से आया था? हेक्टर जहाज से आया था। और जहांगीर और टॉमस रो किसके द्वारा भेजे गए हैं? जेम्स प्रथम द्वारा भेजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? अर्थात किस ब्रिटिश या आपकी यूरोप की जो कंपनी थी, किसके द्वारा करवाया गया था इस किले का निर्माण? याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण ये कराया गया था अंग्रेजों द्वारा। और कहां पर था ये? तो याद रखना, ये मद्रास में स्थित था, और ये अंग्रेजों का ऑफिस बना दिया गया था। तो अगर ये पूछा जाए दक्षिण भारत में अंग्रेजों का ऑफिस कौन सा था, तो याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला, जो कहां पर? मद्रास में स्थित था। किनके द्वारा बनाया गया? अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, प्लासी का युद्ध 1757 में किसके मध्य हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है ये, भारतीय युद्ध की दृष्टिकोण से बहुत निर्णायक युद्ध है। अगर पूछा जाए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसकी डेट याद रखना, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगर पूछा जाए ये किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो याद रखना, प्लासी का युद्ध गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। अगर स्थान पूछा जाए तो स्थान का नाम याद रखना, ये मुर्शिदाबाद में लड़ा गया था। क्लियर है? उसके बाद किस किस के बीच लड़ा गया था, तो याद रखना, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था, जबकि बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को अपनी ओर मिला लिया था, जिस कारण सिराजुद्दौला की युद्ध स्थल में मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला को मीर जाफर का पुत्र मीरन मार देता है। क्लियर है? तो ये याद रखना कि जो पहला युद्ध लड़ा गया आपका प्लासी का युद्ध, ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर ने किसका साथ दिया? रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया, और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। क्लियर है? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाता है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर बना, क्योंकि एक पहले संधि हो जाती है रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर के मध्य, कि रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि प्लासी के युद्ध के बाद हम आपको अर्थात मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। तो प्लासी के युद्ध के बाद नवाब कौन बना? मीर जाफर। सही है, ये याद रखना। और सिराजुद्दौला को किसने मारा था? तो मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मारा था। और आपको इससे अलग का जो फैक्ट याद रखना है कि रॉबर्ट क्लाइव का गधा किसे बोला जाता है? तो मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा बोला जाता है। क्लियर है? इतनी चीजें याद रखना। प्लासी के युद्ध से बहुत निर्णायक युद्ध है, और प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज अर्थात रॉबर्ट क्लाइव
पूरे बंगाल पर अपना वर्चस्व या अपना अधिकार कर लेता है। सही है, तो प्लासी के युद्ध से बनने वाले सारे क्वेश्चन है आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद किस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पराजित किया था? अर्थात किस युद्ध में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय पराजित हुए थे? तो युद्ध का नाम दिया गया पानीपत का तृतीय, पानीपत का द्वितीय या बक्सर का युद्ध। तो पानीपत से तो कोई संबंध नहीं है इनका, तो याद रखना बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की हार हो जाती है। आपको ये याद रखना कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था, तो डेट के याद रखना या साथ याद रखना बक्सर का युद्ध भी और प्लासी का युद्ध भी। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो अंग्रेजों का नेतृत्व किया था उस व्यक्ति का नाम याद रखना, हेक्टर मुनरो द्वारा किया गया था। जबकि भारत की 3 बड़ी शक्ति बंगाल, मुगल और अवध थी। क्लियर है? जो भारत की 3 बड़ी शक्ति थी बंगाल, मुगल और अवध थी, और अंग्रेजों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जाता था। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? उसका नाम याद रखना, मीर कासिम बंगाल का नवाब। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, और अवध का जो नवाब था उसका नाम याद रखना, सुजाऊ दौला था। क्लियर है? तो ये याद रखना कि बंगाल का नवाब मीर कासिम, मुगल का नवाब शाह आलम द्वितीय, उसके बाद अवध का नवाब सुजाऊ दौला। और इस युद्ध में जो परिणाम होता है, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। सही है? और इस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधि होती है। क्लियर है? एक संधि होती है आपकी 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। तो किस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होती है ना? बक्सर के युद्ध के बाद। और बक्सर के युद्ध में परिणाम क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार होती है, अर्थात उनका नेतृत्व हेक्टर मुन्नू द्वारा होता है, ये तीनों शक्तियों को हरा देता है, बंगाल को भी, मुगल शासक शाह आलम को भी, और सुजाउद्दौला को भी, जो अवध नवाब थे। सही है? तो ये याद रखना बक्सर के युद्ध से बनने वाले क्वेश्चन। अगर पूछा जाए बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो ये भी आपका गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध भी गंगा नदी के किनारे लड़ा गया था। और बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी व्यापार शक्ति से राजनीतिक शक्ति बन जाती है, अर्थात अब इन्हें भारत में टक्कर देने वाला कोई नहीं बचता है। और बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। 1765 में ही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन लगा देता है, जो कि 1772 तक लगा रहता है। क्लियर है? तो बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लगाया गया था? याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव। कब लगाया गया था? 1765। और ये कब तक लगा रहा? तो याद रखना 1772 तक लगा रहा, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। क्लियर है? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कर देगा, जबकि लगाया किसके द्वारा गया था? रॉबर्ट क्लाइव। कब लगाया गया? 1765। तो बक्सर के युद्ध से बनने वाले सारे फैक्ट हैं, आपको ये याद रखनी है। क्लियर है? कि किस युद्ध के बाद ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति हुई, क्या ना? बक्सर के युद्ध के बाद। किस युद्ध में भारत की 3 बड़ी शक्तियां हारी थी? कहना बक्सर के युद्ध में। 3 बड़ी शक्ति कौन कौन सी? तो कहना बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल शाह आलम द्वितीय, और अवध के सुजाउद्दौला। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है आपको याद रखना है कि
बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो वो याद रखना, मीर जाफर बना था। और यही मीर जाफर है जो प्लासी के युद्ध के बाद भी बंगाल का नवाब बनता है और बक्सर के युद्ध के बाद भी नवाब बनता है, जबकि किसी युद्ध में नवाब नहीं हुई, ना प्लासी के युद्ध में नवाब था, ना आपका बक्सर के युद्ध में नवाब है। क्लियर है? ये फैक्ट आप याद रखना। इसी क्वेश्चन में आपके सारे फैक्ट कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? इलाहाबाद की संधि की बात कर चुके हैं हम कि बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इलाहाबाद की कितनी संधि हुई है? इलाहाबाद की 2 संधि हुई है। दोनों संधि से हमारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना। पहले जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765, दूसरी 16 अगस्त है, 16 अगस्त 1765 में हुई है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि 12 अगस्त को जो संधि हुई थी ये रावट, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। जबकि 16 अगस्त 1765 की जो संधि हुई है ये रावट, क्लाइव और अवध के शासक शुजाउद्दौला के मध्य हुई है। दोनों संधि पूछी जाती है, दोनों संधि याद रखना कि पहली संधि जो 12 अगस्त वाली संधि है किस किस के बीच हुई? रावट, क्लाइव और शाह आलम द्वितीय। और दूसरी संधि 16 अगस्त को रावट, क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुई है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या क्वेश्चन था? इलाहाबाद की संधि किसके मध्य हुई थी? तो हम ये पढ़ चुके हैं, रावट, क्लाइव, शाह आलम द्वितीय के मध्य ये संधि होती है। और इस युद्ध में शाह आलम 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तक ही सीमित हो जाता है और अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं इलाहाबाद की संधि में। क्लियर है? ये चीजें याद रखना। और इलाहाबाद की संधि के बाद ही यहाँ पर द्वैत शासन लगा दिया जाता है। जिसे कौन लगाता है? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैत शासन को हटाता कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में द्वैत शासन का जनक कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना, लीनियस कार्टियस है। भारत में द्वैत शासन का जनक लीनियस कार्टस को बोलते हैं। सही है। जबकि किसके द्वारा लगाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। और हटाया किसके द्वारा गया? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा हटाया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। ब्रिटिश कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी शाह आलम द्वितीय ने किस संधि के तहत प्रदान की थी? इसके बारे में बात कर चुके हैं हम, किस संधि के तहत प्रदान की थी। तो याद रखना, इलाहाबाद की संधि अगर ये बात करेंगे तो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए पेरिस की संधि कब हुई थी, तो पेरिस की संधि याद रखना 1763 में कर्नाटक के तृतीय युद्ध के मध्य जो सप्तवर्षीय युद्ध था उसमें हुई थी। उसके बाद पांडिचेरी की संधि 1754 से चली थी और 55 में समाप्त होती है। तो इसके जो सन आते हैं 54-55 आते हैं। पांडिचेरी की संधि ये कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के मध्य हुई थी। इतनी चीजें क्लियर है। संधियों से क्वेश्चन बनते हैं, आपको सही से देखना, एक ही क्वेश्चन में सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपए सालाना अदा करने की छूट प्रदान की थी? किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये याद रखना, 3000 रुपए की जो सालाना छूट दी गई थी शाह शुजा द्वारा ये प्रदान की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी वो आप याद रखना 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। उस समय भारत का शासक कौन था? याद रखना, औरंगजेब उस समय भारत का शासक था जिस समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। अगर बात करेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उस समय फ्रांस का राजा कौन था? तो याद रखना लुई 14वें नाम से वो राजा था। और राजा का जो वित्त मंत्री था उसका नाम याद रखना कालवर्ट था। इसी कालवर्ट को
भारत में फ्रांसीसी का संस्थापक बोला गया है। तीनों क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। अगर फ्रांसीसी का संस्थापक किसे बोला गया है तो याद रखना काल्बर्ट को बोला गया है। अगर राजा की बात करेंगे तो लुई 16। उसके बाद भारत का राजा कौन था उस समय जिस समय फ्रांसीसी आए थे, तो याद रखना औरंगजेब था। क्लियर है। अगली वीडियो में देखेंगे हम फ्रांसीसी से बनने वाले सभी क्वेश्चन। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे पिछली वीडियो देखो आप, क्योंकि टोटल कंपनी जितनी भी है उन सब बनने वाले सब क्वेश्चनों को समाप्त करने वाली है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट अगली